ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए शीतलहर से बचाव के उपायों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कृष्ण एस वत्स के साथ अमित गोयल की बातचीत। नमस्कार। शीतलहर के बारे में एनडीएमए की भूमिका के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। एनडीएमए की क्या भूमिका है और शीतलहर किसको माना जाए, शीतलहर की पहचान क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। पहली बात यह है कि सर्दी के मौसम में जो सामान्य तापमान रहता है उससे अगर 4 या 5 डिग्री कम तापमान हो जाए तो शीतलहर की संभावना बन जाती है। तो जब भी इस तरह के तापमान गिरता है तो भारतीय मौसम विभाग इसकी सूचना देती है और हम इस सूचना का प्रचार प्रसार भी करते हैं राज्यों के माध्यम से। तो हम सर्दियों के पहले ही सभी राज्यों को एक बार बुला करके उन्हें इस बात की सूचना देते हैं कि जब भी इस तरह का कोल्ड वेव हो या शीत वेव हो तो उसका हमें किस तरह से लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचानी चाहिए और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए किस तरह की सलाह देनी चाहिए। तो हम राज्यों को सूचना देते हैं और राज्य अपने स्तर पर सारे जिलों को सूचना देते हैं। इसमें जो जिले जहां ज्यादा शीत वेव के कारण प्रभावित होते हैं उन तक हमारी पहुंचने की कोशिश रहती है। शीतलहर के बारे में आपने अभी बताया कि जब सामान्य तापमान से 4-5 डिग्री अगर तापमान कम हो जाता है तो हम उसे शीतलहर मानते हैं। इसके भी मानक होते होंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम इसको शीतलहर मानेंगे और मैदानी क्षेत्रों में इससे कम अगर तापमान होगा तो उसको शीतलहर मानेंगे। उसके बारे में कृपया हमें जानकारी दें। एक तो ये जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में तो वहां सामान्य तापमान जो होता है वो अलग होता है, करीब करीब से 0 डिग्री तक भी चला जाता है और कभी जब 0 डिग्री से नीचे भी जाता है 4-5 डिग्री तो वहां पर वो शीतलहर की बात होती है। और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी जैसे कि 10 डिग्री के आसपास सामान्य तापमान हुआ दिसंबर में या जनवरी में तो 10 डिग्री से अगर वो 4-5 डिग्री कम हुआ तो फिर वहां शीतलहर की संभावना बनती है। इसी तरह से कोस्टल एरियाज में जहां 15 डिग्री के आसपास में की रहती है तो वहां पर अगर 15 डिग्री से अगर 5 डिग्री कम हुआ तो फिर हम उसको शीतलहर की संज्ञा देंगे। तो हर क्षेत्र का यह मानक अलग होता है, लेकिन जिस क्षेत्र का जो भी मानक हो उस क्षेत्र में अगर उससे 4-5 डिग्री कम हो जाए उस मानक से तो वहां पर शीतलहर की बात उठती है। इनसे बचने के फौरी उपाय क्या हैं? और जैसा कि अभी आपने बताया कि राज्य सरकारों को और उस एरिया के जो क्षेत्र के जो बाकी सरकारी मशीनरी हैं उनको आप एक सलाहकार उनके लिए जारी करते हैं, तो वो कौन सी सलाहें होते हैं जिनको फौरी तौर पर उनको मानते हैं और किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है? एक तो यह कि हम सबों को यह सूचना देते हैं कि अगर इस तरह की जब शीतलहर जब बाहर होता है तो लोग घरों में रहें, अपने को सुरक्षित रखें, अपने को गर्म रखें, तो और थोड़ी शारीरिक गतिविधियों में थोड़ा वो भागीदार हों, हिस्सा लें, जिसके कारण थोड़ी सक्रियता हो और शरीर में गर्मी बनी रहे, अपने को हाइड्रेट करते रहें, पानी पीते रहें उस तरह से। पर दूसरी बात और भी होती है कि जाड़े के दिनों में जो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको घर उपलब्ध नहीं होता है या जिन्हें पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उनके लिए कैसे व्यवस्था की जाए। शहरों में कुछ फैन बसेरा जहां पर लोग आकर के रह सकें, उन्हें हमें कंबल की व्यवस्था कैसे करें और इसके लिए हम जो एनजीओज हैं उनकी हम मदद कैसे लें, तो इन सारी बातों की हम सूचना उन्हें हम देते हैं। तो जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि जो आमतौर पे जो लोग हैं उनकी शारीरिक गतिविधियां उसमें जरूर होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बुजुर्ग हैं खासतौर पे या छोटे बच्चे हैं, उनकी शारीरिक गतिविधियां आमतौर पे बुजुर्ग की तो खास तौर पे कम रहती हैं। उनके लिए कौन से फौरी उपाय होते हैं जो आप सुझाते हैं? एक तो यह कि जब आप कपड़े वगैरह पहनते हैं तो एक ना उसके कई लेयर्स पहने। तो जब लेयर्स में आप कपड़े पहनते हैं तो वो उससे जो होता है गर्मी जो होती है ट्रैप होती है, तो ठंड लगने की संभावना कम होती है। तो एक तो ये है कि आप वो करें। दूसरा ये कि जो खाने पीने में थोड़ा सा ऐसी चीजें लें जो कि जिससे आपको शरीर में गर्मी का अनुभव हो। और तीसरा यह कि आप जब सूर्य अगर बाहर निकल रहा हो तो थोड़ी देर बैठें। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्य चीज ये है कि आप रात में बाहर न निकलें। अपने को जब टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन ना हो, ज्यादा अंतर ना हो,
कि आप कभी एकाएक जो किसी गर्म परिवेश से फिर बिल्कुल ठंडे परिवेश में जाएं, तो इस सब से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि कई लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और उन्हें पर्याप्त मात्रा में सर्दी के कपड़ों की सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी चिंता रहती है। और इसलिए हम जिला स्तर पर कहते हैं कि थोड़ा आप ऐसे कुछ बसेरों की व्यवस्था करें जहां लोग रात में आकर शरण ले सकें। हाँ, आपने बात करी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, इसमें एक सबसे बड़ा वर्ग तो मजदूर वर्ग आता है, जो दैनिक भोगी कर्मचारी होते हैं या मजदूर होते हैं, उनको तो रोजाना काम भी करना है और मौसम की मार भी झेलनी है। उनके लिए कौन सी ऐसी उपाय हैं या कौन सी सावधानियां हैं जो उनको बरतनी चाहिए, या जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे वो कौन से उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं उनको इस मौसम में शीतलहर से बचाने के लिए? हाँ, जैसे कि ये भी होता है कि हम कहते हैं कि थोड़ी अलाव की व्यवस्था करें, हम जो रात में ना लकड़ियां जुटा करके थोड़ा उसको जलाएं, और उससे भी काफी लोगों को सुरक्षा, गर्मी मिलती है और सर्दी से सुरक्षा का अनुभव होता है। इसके अलावा जो थोड़ी सी अगर उनके लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था हो सके, उनके लिए कंबल की व्यवस्था हो सके, तो वो सब भी हम जिला स्तर पर, खास करके वो ऐसे जगह, ऐसे क्षेत्र जहां सर्दी का प्रभाव ज्यादा होता है, तो वहां इस तरह की सूचना हम देते हैं। और हर जिले को हम कहते हैं कि थोड़ा आप ये कोल्ड वेव के लिए, शीतलहर के लिए आप आवश्यक तैयारी पहले से करके रखें। आपने अभी कहा कि सूचना देते हैं, क्या सिर्फ जिला स्तर पे ही ये सूचना दी जाती है या राज्य स्तर पे ही, या आम जनता को भी विभिन्न माध्यमों से ये सूचना दी जाती है, और अगर दी जाती है तो किस तरह से? तो जिला स्तर पर ये सूचना दी जाती है और इसको हम प्रचार प्रसार के माध्यमों से हम देते हैं कि थोड़ा आप एहतियात रखें, तापमान गिर रहा है। और लेकिन ये जो सूचना है वो जिला स्तर पर ही दी जाती है कि आप सावधानी बरतें, तापमान गिर रहा है, अपने को सुरक्षित रखें, क्योंकि ना राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी सूचना हम नहीं दे सकते हैं। क्षेत्रीय विभिन्नताएं इतनी रहती हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की सावधानियां बरतने का हम एक जनरल निर्देश नहीं दे सकते। क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि मोबाइल पे भी इस तरह के एनडीएमए की तरफ से कुछ अलर्ट आया करते थे, तो क्या सर्दियों के मामले में भी इस तरह की सूचना का प्रेषण होता है या भेजी जाती है मोबाइल पे? जी, बिल्कुल होता है। देखिए, ऐसा है कि हम जब सूचनाएं देते हैं तो हम राज्य स्तर पर सूचनाएं देते हैं और राज्य उसको फिर संप्रेषित करते हैं। तो सारी सूचनाएं हैं, उनकी समीक्षा होती है राज्य स्तर पर कि कौन सी सूचना राज्य के लिए योग्य है और कौन सी सूचना राज्य के लिए व्यवहार्य नहीं है और या उस पर लागू नहीं होती है। तो उस हिसाब से राज्य अपना जिलों को सूचना देती है। तो हम खास करके जो ऐसे जगह हैं जहां खास के उत्तरी राज्य जहां सर्दियों का प्रभाव ज्यादा रहता है, तो ऐसे हम उनको सबको कहते हैं कि जो शीतलहर से बचने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करें, और ये एक्शन प्लान जिला स्तर पर तैयार किया जाए ताकि हम लोगों को इस बात के लिए आगाह करें, इस बात के लिए तैयार रखें और जिला प्रशासन भी तैयार हो कि जो लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए और अतिरिक्त क्या व्यवस्था कर सकती है। भारत चूंकि बहुत बड़ा विशाल क्षेत्रफल वाला देश है, तो यहाँ पे विभिन्नताएं भी बहुत है, तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे राज्य हैं मुख्य तौर पे जहाँ पे इस तरह की शीतलहर का ज्यादा प्रभाव होता है या प्रभावित ज्यादा क्षेत्र होता है? एक तो सीधे पहाड़ी क्षेत्र जो राज्य हैं वहां पर शीतलहर का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा ये कि जो मैदानी भाग है जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तो इन सब राज्यों में भी शीतलहर का प्रभाव काफी पड़ता है। दिल्ली में भी शीतलहर का प्रभाव पड़ता है। तो इन सारे जगहों के लिए, इन सारे राज्यों के लिए भी हम राज्य शासन को और उनके माध्यम से जिला प्रशासन को हम आगाह करते हैं। मतलब मोटे तौर पे जो उत्तरी भारत का संपूर्ण क्षेत्र है वो ज्यादातर प्रभावित रहता है, उससे लगे हुए भी क्षेत्र। आपने अभी जिक्र किया था कि सर्दियों में आमतौर पर हम अपने शारीरिक गतिविधियां को चूंकि कम कर देते हैं और पानी पीना भी कम कर देते हैं। पानी का क्या महत्व है इस मामले में? पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। ये भी आवश्यक हिदायत रहती है कि हम अपने को पानी पीते रहें, अपने शरीर को हम थोड़ा हाइड्रेट करते रहें, तो पानी पीने से काफी हमें मदद मिलती है। अगर इतनी सारी सावधानियों के बावजूद भी अगर किसी को शीतलहर की चपेट में आ जाता है या उसको शीत का प्रभाव हो जाता है, तो उस समय क्या उपाय किए जाने चाहिए या क्या आपको कदम उठाने चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। एक तो ये कि आप जो कभी इस तरह की बात हो तो फिर हम उनको अस्पताल ले जाएं और उनको जो वहां पर आवश्यक जो चिकित्सा है वो डॉक्टरों की मदद हो वो हम दें।
तो ये भी कुछ स्थिति में ये भी आवश्यक हो जाता है, और खास करके ऐसे लोगों को जो कि वयोवृद्ध हैं, उनके साथ ये संभावना बन सकती है। जी, बच्चों के लिए इस समय कौन से ऐसे उपाय किए जाने चाहिए या कौन से बस सावधानियां अपनाई जानी चाहिए? घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जो आवश्यक कपड़े हैं वो पहने रहें, और ठीक ठाक से उनका भोजन वगैरह चलता रहे। ये भी आमतौर पे ये भी देखा गया है कि सर्दियां, चूंकि अब मौसम का जो काल है वो थोड़ा सा बदलाव हो गया है। आमतौर पे पहले दिसंबर के अंतिम क्षण में ज्यादातर सर्दियां पड़ा करती थी। अब ऐसा देखा गया कि जनवरी के काल खंड में पहले पखवाड़े में ज्यादा सर्दियां पड़ने शुरू हो गई हैं। स्कूलों में भी बच्चों को थोड़ी रोकथाम के बावजूद भी जाना पड़ता ही है। तो ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनके लिए, जिनका आमतौर पे देखिए घर से बाहर निकलना तो मजबूरी ही है, तो वो क्या चीज करें जिससे कि उनको भी इस मौसम से की शीत की लहर से बचाया जा सके? थोड़ा एक तो ज्यादा गर्म कपड़े पहने, और अपने हाथ को, सिर को ढकें। सिर को ढकना बहुत जरूरी हो जाता है, और ढेर सारी दिक्कतें इसलिए आती हैं कि हम सिर को हम नहीं ढकते हैं। पैर हम ढके रहें, हाथ को अच्छे से ढके रहें। तो इन सब सावधानियों के कारण हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। एनडीए में पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ वर्षों से एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका आ रही है। सब तरह के जब इस तरह की चीजें आती हैं जहां पे आपदा हो रही है, प्राकृतिक आपदा हो या इस तरह की चीजें हैं, तो एनडीए में अपने आप को कितना मुखर और कितना प्रभावित मानता है ऐसे दशा में कि वो सतर्कता के सूचनाएं दें और उस पर अमल कराए? कितना महत्वपूर्ण कदम है या कितना ही महत्वपूर्ण भूमिका एनडीए में निभा रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, ये एनडीएमए का दायित्व है कि हम किसी भी तरह की जो प्राकृतिक आपदा है उससे सामना करने के लिए हम राज्यों को तैयार करें। न सारी प्राकृतिक आपदाओं का जो सामना होता है वो राज्यों के स्तर पर किया जाता है, राज्य शासन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। पर एनडीएमए की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम राज्य शासनों को इस बात के लिए आगाह करें, उन्हें सूचित करें, उन्हें आवश्यक योजना बनाने के लिए, प्लान बनाने के लिए हम प्रवृत्त करें, उन्हें प्रशिक्षण दें। तो या तो कभी ये शीतलहर की बात होती है, या कभी वो हीट वेव की बात होती है गर्मियों के दौरान, तो इन सारी स्थितियों में एनडीएमए जो है सो वो राज्य शासन के साथ, राज्य सरकारों के साथ बहुत नजदीक से काम करती है, और ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ते जा रही है जी, क्योंकि थोड़ा मौसम का जो वेरिएशन है वो भी बदल रहा है लगातार। जी, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जब पृथ्वी का तापमान भी हो रहा है तो हमें अलग अलग तरीके के मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। तो एनडीए में किस तरह से सुनिश्चित, और इसके कारण लोगों पर प्रभाव पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ता है, और माननीय प्रधानमंत्री के स्तर पर इस बात पर चिंता रहती है कि लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो और एनडीएमए के चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो एनडीएमए इस बात के लिए काफी प्रयत्न करते रहता है कि हम सभी राज्य शासनों को आवश्यक सूचना दें, और हम अपनी इस बात के लिए तैयार करें, कम से कम हर सर्दियों के लिए या गर्मियों के लिए एक एक्शन प्लान तैयार हो, लोगों को इसकी आवश्यक जानकारी दी जाए, और लोगों को जो सारी सूचनाएं हैं वो उनको समय पर मिले ताकि वो अपने को सुरक्षित रख सकें। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातचीत चल रही थी एनडीएमए की भूमिका पर शीतलहर के बारे में। अभी आप सुन रहे थे शीतलहर से बचाव के उपायों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कृष्ण एस वत्स के साथ अमित गोयल की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।